नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन जो कोर्स हमने शुरू किया था उसमें क्लास सेकंड है और अब तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट्स हैं, इन सब का जो हमारा संविधान बनाने में क्या रोल था, इन सब की बात हमने की थी। कैसे 1934 में एम.एन. रॉय की मांग शुरू हुई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए एक नया कानून बना सके, और उस मांग के साथ वो मांग मान ली गई। और 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे तो वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग शुरू हुई और अगस्त ऑफर में वो मांग ये मान ली कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी, लेकिन समय नहीं बताया। जैसे ही 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो वहां उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का समय बता दिया गया कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी जाएगी। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और नवंबर 1946 में आता है। इसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो मांग थी वो मान ली गई और 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के पीछे जो कारण थे वो थे ये सभी एक्ट्स। इन सब का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि यहां से ही हमने ये जान लिया था कि एक प्रॉपर एक्ट होगा तो हम हमारे देश को चला सकते हैं। जब 1830 का जो एक्ट आया था, 1813 का जो एक्ट आया था, उसमें मोनोपोली तोड़ दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस मोनोपोली के तोड़ने के बाद अब पूरा जो यूरोप था, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, वो अब इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। और यहीं पर 1813 से एक्ट में 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए इंसेंटिव दिया गया, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की जो मांग थी वो भी शुरू हुई, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे तो वहां से जो नॉलेज है वो प्राप्त होगी और वो भी चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम हो। जब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन चुकी है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में तो टोटल नंबर ऑफ लोग थे 389 थे। उसमें से 296 जो लोग थे वो थे जिसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, और 93 थे प्रिंसली स्टेट से, मतलब जो राजा रजवाड़े थे उनकी धरती से भी 93 लोग आने थे। और वो सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, इंडियन, क्रिश्चियन, SC ST, जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भाग ले रहे थे। जो वुमेन्स थी वो भी भाग ले रही थी। लेकिन जो कैटेगराइजेशन था वो 3 बेसिस पर था। एक था मुस्लिम, एक था सिख, और तीसरे नंबर का था जनरल कैटेगरी, जिसमें सभी लोग आते हैं। ये 3 कैटेगरी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चयन हुआ। और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। अब इलेक्टेड कौन थे? जो इलेक्टेड थे वो थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुक्म था, मतलब जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करती थी। और वहां पर भी जो आज के दिन जो राज्यसभा चुनी जाती है उसी प्रकार लोग उस 1947 की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में चुने गए थे। जो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोगों को चुनकर उस संवैधानिक सभा में भेज रहे थे लोगों को। और कुछ नॉमिनेटेड थे, वो नॉमिनेटेड जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, और 10 लाख लोगों पर एक आदमी को चुना गया था अप्रोक्सीमेटली। जब कल मैं आपको बता रहा था वहां एक बात मैंने आपको बताई थी, वहां जब मैंने आपको एक बात बताई तो ये बताया था कि कैसे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही थी तो वहां जो उसके सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी तो वो 2 प्रकार का काम करती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का और एक कानून बनाने का।
जब कानून बनाने का जो काम था तो उसमें सभापति हुआ करते थे जीवी मालवानकर। जब संविधान बनाने की बात थी तो उसके सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे, तो 90 जो सीट्स थी वो मुस्लिम लीग के पास थी, मतलब जो मुस्लिम एरिया है उसके पास थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 299 लोग रह गए थे, और 299 लोग होने के बाद हमने एक ड्राफ्टिंग कमीशन बनाया, और उस ड्राफ्टिंग कमीशन में कमेटी जिसको आप बोल सकते हो, तो उसमें टोटल 7 लोग थे, जिसकी जो अध्यक्षता थी, जिसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिसे हमें हमारे जो संविधान के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने संविधान बनाकर दिया, करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया, 2 लाख 11 महीने और 18 दिन का समय लगा पूरे संविधान को बनाने में, और बहुत सारी मीटिंग्स हुई। कुछ मीटिंग्स में यह बताया गया कि ये रखेंगे, ये चेंज करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी बातें हुई जो आज के दिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है वो उस दिन भी हुआ था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे तो उस समय 395 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल रखे गए भारतीय संविधान के अंदर, जो आज के दिन बढ़कर 470 के आसपास हो चुके हैं। लेकिन आज भी संविधान के अंदर 395 आर्टिकल ही लिखे हुए हैं। अब 470 कैसे हुआ, इसका जो रीजन है वो ये, जैसे आर्टिकल जो 21 है वो आज भी संविधान में है, लेकिन आर्टिकल 21A ये हमारा जो भारत देश आजाद हुआ तो उस समय नहीं था। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन, और ये जो आर्टिकल है ये बाद में ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002, यहां पर आकर जो आर्टिकल 21A है वो ऐड कर दिया गया। ऐसे ही आर्टिकल, कुछ नए आर्टिकल ऐड किए गए, जिससे जो आज जो संख्या है वो 470 हो चुकी है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है 8 शेड्यूल। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज के दिन वो 12 हो चुके हैं। 4 नए शेड्यूल ऐड हुए। जो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था वो पहला संविधान संशोधन हुआ वहीं से ऐड हो गया था, जो 1951 के अंदर हुआ था। उसके बाद जो 10th, उससे नेक्स्ट जो शेड्यूल ऐड हुआ वो 52 अमेंडमेंट के तहत हुआ 1985। उसके बाद 11 और 12 ये दोनों एक साथ हुए थे। जब 73 और 74th अमेंडमेंट हो रही थी तो वहां 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था। जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10th जो शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, कैसे लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकना है, क्योंकि कुछ लोग इलेक्शन लड़ते कांग्रेस गवर्नमेंट से और जैसे ही सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की बनती तो वो बीजेपी में जाकर बैठ जाते थे। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। 11th शेड्यूल है वो पंचायत के लिए है, और जो 12th शेड्यूल है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कुछ आइडियाज जो अपने संविधान में रखने चाहिए वो दूसरे देशों से लिए, और दूसरे देशों में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो आइडिया था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाएगी और जो कानून को इंप्लीमेंट करेगी वो दोनों एक ही होंगे। मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों कानून बनाती है। ये मान लीजिए लोकसभा है और ये राज्यसभा है। यहां से जो लोग सरकार बनाते हैं वो ये लोग सरकार बनाते हैं, और इसी में से लोग जो सरकार बनाया जो कानून बनाते हैं वही सरकार को चलाएंगे। ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रूल ऑफ लॉ,
जैसा संविधान में लिखा गया है वैसा ही आपको करना होगा। आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। और जो कानून बनाया जाएगा वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत बनाया जाएगा। प्रॉपर प्रोसीजर का मतलब है कि पहले राज्यसभा से पास होगा, फिर पहले राज्यसभा या लोकसभा एक जगह से पास होगा, मतलब एक सदन से पास होगा, उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा। अब यहां दोनों से पास होने के बाद वो पूरा कानून प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे वो बिल अब कानून बन जाएगा। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसको बोला जाता है लेजिस्लेचर प्रोसीजर। जो इसके तहत कानून बनेगा वो रूल ऑफ लॉ में भी कहलाएगा। अब आती है सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि एक ही नागरिकता होगी, वो है इंडिया की। मतलब अब कोई हरियाणा में रहना है और कोई यूपी के अंदर रहना है, जो उसका डोमिसाइल बनेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बनेगा। मतलब ये भी इंडिया का सिटीजनशिप है और ये भी यूपी का सिटीजन है, सॉरी इंडिया का सिटीजन है। सिटीजनशिप के कोई अंदर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब यूएस की हम बात करते हैं तो वह यूएस का सिटीजनशिप अलग है और वहां के जितने स्टेट हैं अलग अलग, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, वॉशिंगटन है, उनके अंदर एक नई सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट की अलग से सिटीजनशिप है। तो इंडिया ने उस चीज को अवॉइड किया और एक सिंगल सिटीजनशिप को अपने संविधान के अंदर रखा गया। वही जो नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम। अब कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? कैबिनेट सिस्टम का मतलब है कि कुछ लोग जो सरकार बनाते हैं उसमें से कुछ लोग होंगे जो एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जैसे उसमें पार्लियामेंट आ गया, होम मिनिस्टर आ गया, डिफेंस मिनिस्टर आ गया, रोड मिनिस्टर आ गया, ये सारे मिलकर एक कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं और ये लोग पूरी सरकार को चलाएंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो लोग कानून बना रहे हैं उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और उस अधिकार का वो फायदा उठा सकते हैं, इसलिए अलग से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए। अगला बाइकैमरलिज्म। अब आपने सोचा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा ही क्यों होती है, ये तीन सदन क्यों नहीं होते? ये जो पूरा काम है ये एक सदन में भी तो हो सकता था। अब कुछ सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर, वहां पर एक ही सदन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो दो क्यों नहीं है? और दो है तो तीन क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने ये पूरा प्रोजेक्ट वहां से लिया गया तो वहां भी बाइकैमरलिज्म था, तो उसके चक्कर में हमने भी लोकसभा और राज्यसभा रख लिया अपना। और यही बाइकैमरलिज्म स्टेट लेवल पर भी इंप्लीमेंट है। वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दो होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर एक ही है और कुछ स्टेट के अंदर दो है। जिसके अंदर दो है उसका नाम है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जहां दो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, यानी बाइकैमरलिज्म। और इसके अलावा जितने भी 22 स्टेट हैं उसमें एक ही असेंबली है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही असेंबली है। और इन असेंबली और काउंसिल में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे, जब रैपिड रिवीजन कोर्स में हम आगे चलेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। यहां समझने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि किस स्टेट में बाइकैमरलिज्म है और किस स्टेट में एक ही सभा है, एक ही असेंबली है। लेकिन सेंटर लेवल पर जब हम बात करते हैं तो वहां लोकसभा और राज्यसभा, ये बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। अब उसके बाद बात करते हैं यूएस से हमने क्या क्या लिया। यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब है एक रिवोल्यूशनरी चेंज, उस कंट्री के लिए, उस जगह के लिए एक रिवोल्यूशनरी चेंज आना, वो मैग्ना कार्टा कहलाता है।
उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे देश में 3 पिलर कहा जाता है, एक लेजिस्लेटिव को, एक एग्जीक्यूटिव को, एक जुडिशरी को। जो जुडिशरी है वो इन दोनों से अलग है, मतलब लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से, इन दोनों से अलग है। वो अलग तरीके से काम करती है, उसका अलग सिस्टम है। जब वो इंडिपेंडेंट होगी तब वो अच्छे से सरकार के साथ काम कर सकती है, सरकार के फैसले को बदल सकती है। जैसा कि उन्होंने जो 99th संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें NJAC बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, उसको नल और वॉइड, उसको खारिज कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुडिशरी को लग रहा था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जो 2 पिलर हैं, वो जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो NJC है उसको नल और वॉइड कर दिया गया था। इसलिए जो पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमारे संविधान में रखा गया था। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का आता है, अब लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया। अब वो लॉ हमारे संविधान को इफेक्ट कर रहा है। अगर वो इफेक्ट करता है तो उसकी जांच रखने के लिए, उसको परखने के लिए एक जुडिशियल रिव्यू सिस्टम लाया गया, जो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है कि ये भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो जुडिशियल रिव्यू है वो 1973 के बाद आया था, केशवानंद भारती केस। वो मैं बताऊंगा क्या होता है केशवानंदी भारती केस भी। केशवानंदी भारती केस ये कहता कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे संविधान को बदल सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी नींव है, उसको वो हिला नहीं सकती। जिसकी वजह से जो जुडिशियल रिव्यू है वो भारतीय संविधान में देखा गया। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो पार्ट है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे संविधान की इंपीचमेंट है, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट की जो इंपीचमेंट है, उसमें ऐसा क्या है, जब बात करते हैं प्रेसिडेंट को हटाने की बात आती है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। और जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो प्रोसीजर हमने यूएस से लिया है। देन रिमूवल ऑफ SC/SC जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमारे संविधान में प्रॉपर वे से कोई काम नहीं करती, उसको जोड़कर एक काम करवाया जाता है। जो काम है वो है राज्यसभा का चेयरमैन, यानी जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। इसका वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। जब वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा तो उस समय वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं कहलाएगा, वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। जब वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करेगा तो वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करता, उसकी पोस्ट एक ही हो जाती है। ये जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये भी हमने यूएस से अंदर से ली। अब जो नेक्स्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। आप लोगों ने सुना होगा शेड्यूल नंबर 7, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूं। उसमें 3 टाइप की लिस्ट रखी गई है और उन तीनों लिस्ट में एक आती है यूनियन, एक आती है स्टेट लिस्ट और एक आती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है यहां दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो कानून है वो चलेगा। मान लीजिए एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का एक पार्ट है और जो एजुकेशन है उस पर यूनियन लिस्ट ने कोई कानून बनाया और यूनियन लिस्ट
और जब स्टेट इस पर गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो उसका कानून नहीं चलेगा, वो कानून चलेगा यूनियन गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तो उस स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो काम करेगा, ना कि यूनियन गवर्नमेंट का काम करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ तो ये जो पूरा चैप्टर है जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस पर, वो मैं आपको वहां बता दूंगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट एक पार्ट है जहां यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स, मतलब जो ट्रेड करने की फ्रीडम है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और ऑस्ट्रेलिया से जो इंपॉर्टेंट पार्ट लिया है वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा को बिठाकर, दोनों को एक साथ बैठाकर अगर कोई कानून पास करवाना है तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट सिटिंग। यही ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है जो हमने कनाडा से लिया है वो है रेजुडियरी पावर। अब रेजुडियरी पावर क्या होता है? रेजुडियरी का मतलब ये होता है कि जो शेड्यूल नंबर 7 पढ़ा, जिसमें सेंट्रल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट पढ़ी थी। अगर कोई बात यहां पर नहीं लिखी होगी तो वो पार्ट होती है रेजुडियरी का। जैसे आज के दिन जो एआई है वो ना तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर लिखा हुआ, ना स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ, ना कंकरेंट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ, तो वो जो लिखा है वो है रेजुडियरी पावर, वो सेंटर के पास है। यानी जितनी भी बची खुची जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो भी हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट जो पार्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या चीज है? ये कुछ बातें हैं जो संविधान के अंदर लिखी हुई है, और ये जितनी भी बातें हैं ये भविष्य में इंप्लीमेंटेशन होने वाली बातें, जिसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी और पूरे देश में लागू कर सकती है। उसके बाद है जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है वो है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो नॉमिनेशन के द्वारा जो आते हैं, वो पूरा चैप्टर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आज प्रेजेंट 12 मेंबर राज्यसभा के अंदर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, वो जो पार्ट है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपसे बात की कि इलेक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो पार्ट है ये हमने आयरिश से लिया। जो इसका जो बेसिक पार्ट है वो आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आज के दिन जो हमें दिख रहा है वो एज इट इज वहां से लिया है, वहां से हमने कोर आइडिया लिया है। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, और दूसरा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदलने का जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। दूसरा जो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद है जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा से पास होगा, मतलब पहले सदन से पास होगा, उसके बाद वो दूसरे सदन के अंदर जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। अगर कोई बिल ऐसा प्रोसीजर फॉलो करता है
तो ही उसको लॉ माना जाएगा। यानी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो लॉ, जो बिल है, जो लॉ बनता है, वो हमने जो कोर आइडिया है वो जापान से लिया है। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमने फ्रांस से लिया है। कैसे, यानी जो प्रेसिडेंट है वो हमारा इलेक्टेड होगा। अब वो इलेक्शन जो होगा वो कहां से लिया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब उसके अंदर जो प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर से लिए गए थे। इक्वलिटी का होता है आपसी भाईचारा, बराबरी। फ्रेटर्निटी का होता है भाईचारा। और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आजादी, बराबरी और भाईचारा जो किसी भी सोसाइटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। मतलब जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जर्मनी, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने लिया है कि कैसे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है। और जब इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 358 और 359, ये दो आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकल का जो भी प्रोसीजर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जो 358 आर्टिकल जो कहता है वो ये कहता है, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस देश में जो आर्टिकल 19 है वो खत्म हो जाएगा। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 359 क्या कहता है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट हमारे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएस से हमने क्या कर लिया। यूएस से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटी, और उसके बाद है जस्टिस। हमारे देश में जस्टिस 3 प्रकार का है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इन तीनों टाइप का जो जस्टिस है वो हमने सब जो सोवियत यूनियन है वहां से लिया है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हमारा बेसिक पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जहां से हमने संविधान बनाने के लिए नींव रखी थी। क्योंकि इस संविधान में, इस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी जो हमने वहां से डायरेक्ट ले ली। सबसे पहले थी फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब आप एक बात देखिए, क्यों मैंने आपको बोला कि हमने आइडिया सिर्फ दूसरे देशों से लिया है लेकिन संविधान अपने हिसाब से बनाया है। उसका जो कारण है वो आप यहां देख सकते हो, फेडरल स्कीम। फेडरल का मतलब होता है एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ये तो आइडिया लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होगी, ये आइडिया लिया हमने कनाडा से। और कहां कहां ये दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है, मतलब जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ये 2 लिस्ट थी। उसमें तीसरी प्रकार की जो लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट, वो आइडिया लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। और कैसे, जब इमरजेंसी लगेगी तो उस समय इसकी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो बढ़ जाती है और वहां फंडामेंटल जो राइट थे वो खत्म हो जाते हैं। अब आप देखिए, एक चीज का आइडिया हमने कहां से लिया और उसको कैसे लिंक कर कर आप तक बताया। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार हमारा बना है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब आप देखिए, जो गवर्नर का जो ऑफिस था वो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन वो जो स्टेट का गवर्नर होना चाहिए उसके क्या क्या काम होंगे वो हमने लिया कनाडा से। उसके बाद जुडिशरी।
अब आपने देखा होगा कि जुडिशरी मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएस से और इंटीग्रेटेड जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो तालुका लेवल पर, जो तहसील लेवल पर कोर्ट्स होती हैं। अब देखिए एक हायरार्की सिस्टम जो बना है वो यहां से बना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विस है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। जो आर्टिकल 312 है ऑल इंडिया सर्विसेज, वो जो सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आप देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस को, जो हमारी इमरजेंसी है 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल हमने लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। लेकिन इनका जब इंप्लीमेंटेशन में बात करते हैं तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता आ जाती है। कैसे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है। हमारा जो संविधान है बहुत ही विचित्र है, बहुत सारी चीजों को ऐड करके एक नया संविधान बनाया गया। ये आर्टिकल्स, ये जो जितने बोरोड आइडियाज थे वो हमने दूसरे देशों से लिए। अब वही जब हम बात शुरुआत करेंगे कल नए चैप्टर में, तो वहां प्रियम्बल से बात करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल बना, और वही प्रियम्बल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नई जजमेंट आई तो वहां इसको इंटीग्रेटेड पार्ट बता दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है आरडोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक फ्री में लेकर आ सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।